नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं, रुमाना इस्सार खान। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने वाला केमिकल इंजीनियर, पढ़ाई के बाद देश की 2 मशहूर कंपनियों में नौकरी की। अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, पिता लीगल एडवाइजर, चाचा बड़े डॉक्टर, लेकिन बावजूद इसके हरकत आतंकियों वाली। मैं बात कर रही हूं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस के जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की, जिसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक टैलेंटेड नौजवान के जहन में यह नफरत का बीज आया कहां से? किसने बोया यह जहर? मुर्तजा को मंदिर पर हमले के लिए आखिर किसने उकसाया? किसके कहने पर मुर्तजा धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंच गया? क्या मुर्तजा का किसी ने ब्रेन वॉश किया? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हुंकार की बहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। क्या योगी के शहर में आतंकी हमला हुआ? इसके लैपटॉप, मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें। क्या मंदिर में लोन वुल्फ अटैक की साजिश थी? हम इसमें सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे। ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी। मुर्तजा बीमार या आतंकी संगठन से तार? उसकी सुसाइडल टेंडेंसी पहले से थी। साइकिल उसको खरीदवाया जब रिलायंस से छोड़ के आया, तो ये बोला कि हम साइकिल जब चलाते हैं तो दिल करता है भाई हाई वहाँ पाम बीच रोड बहुत तेज चलती है। ये कहता मेरा मन करता है मैं उसे भिड़ा दूं। मालूम था कि स्टेबल नहीं है। मुर्तजा के जहर का जिम्मेदार कौन? देश के बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से देश को खतरा नहीं है, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। ये देश के लिए खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है देश के सेकुलर और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले बोर्ड के सौदागर, सारे लोगों की जुबान बंद है। मुर्तजा का माइंड वॉश किसने किया? उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में आप कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा तो वह युग ही समाप्त हो गया। गोरखपुर के हमलावर का हैंडलर कौन? तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व बीजेपी उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है विक्रम सर का मैं रुख करूंगी और मैं उनसे समझना चाहती हूँ, विक्रम सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है, क्या गोरखपुर में जो हुआ वो लोन वुल्फ अटैक की कैटेगरी में आएगा? सही निष्कर्ष ये सर्वविदित है कि हमारे युवा रेडिकलाइज हो रहे हैं और रेडिकलाइज करने में इस तरीके के मौलानाओं का हाथ है जिनका कि नाम आ रहा है जैसे जाकिर नायक। और ये केवल भारत की ही समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है कि एक आईआईटी का पास शुदा एक ग्रेजुएट तालिब इल्म और वो रेडिकलाइज हो जाता है जाकिर नायक से। और हमारी तो जो सस्ती वोट की राजनीति है, इन्हीं जाकिर नायक को नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के ले जाकर के लेक्चर करवाएगा कि ये शांति दूत हैं। अगर शांति दूत जाकिर नायक हैं तो दुष्ट कौन है ये हमें और समझा दिया जाए। लेकिन जाकिर नायक एक भगोड़ा अपराधी है, पलायित अपराधी है। ये तो सही है कि भारत प्रवेश नहीं कर रहा, लेकिन जो जहन में तब्दीली आई अब्बासी के और उसके बारे में हमारी ये तो संतोष का विषय है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने उसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उसकी तैयारी, उसके पास हथियार जो कि आपने प्रारंभिक संबोधन में बताया, उसका मंदिर में प्रवेश होकर के आक्रमण करना, ये चीज ऐसी थी कि इसमें रिस्पॉन्स टाइम अगर और कम होता तो मैं और संतुष्ट होता। लेकिन जिस तरीके से अकस्मात कोई नहीं बनता है, जो इस तरीके की आपत्तिजनक वेबसाइट्स पे जाता है, जो इस तरीके का साहित्य पढ़ता है, जो ऐसे लोगों की सोहबत में रहता है, उसके ऊपर पूरे विश्व में सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा में एक कार्य योजना है
हमारे यहाँ भी कार्य योजना की जरूरत है कि जो भड़काऊ भाषण और इस तरीके के जो जहनियत को बदलने वाली जो तकरीरें हैं उनको सुनते हैं, उनके ऊपर कुछ तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इस जहर की काट क्या हो इस पर मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है अब मैं जरा अपनी चर्चा खोल लेती हूं और अतीकुर रहमान साहब का हम रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियर, और ये IIT बॉम्बे का केमिकल इंजीनियर आतंकवाद का इंजीनियर कैसे बन गया? ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है उसके लिए आपकी नजर में कौन जिम्मेदार? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल मौलाना नदीमुद्दीन साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है सर, तो ये केमिकल इंजीनियर से आतंकवाद का इंजीनियर, इस रेडिकलाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, मैं पूर्व DGP की बात सुन रहा था और कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके वालिद ने कहा, उसके पिता ने कहा है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को इस तरह से अगर कोई हरकत कर रहा है तो उसको इस्लाम के या उलमा को जिम्मेदार करार देना ये बिल्कुल निंदनीय और बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि जो लोग भगवा लेकर के लिंचिंग कर रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? सर एक सेकंड आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर अगर केंद्रित रखें अपनी चर्चा तो बेहतर है। एक एक करके आपकी बात पर जरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि उसके पिता कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार है, तो सर सवाल ये कि मुर्तुजा बीमार या फिर आतंकी संगठन से मुर्तुजा के तार, आप किस आधार पर सर जो पिता कह रहे हैं उस बात पर विश्वास करके यहां वो तर्क आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उसी की पूर्व पत्नी वो कह रही है साहब ये तो बहुत ही कट्टर किस्म का आदमी था, इसी वजह से इससे मैं अलग हुई हूं। जरा उसकी पत्नी के बयान पर भी गौर कर लेते सर। यहां पर आकर जिस तरीके से आप पिता की बात आगे बढ़ाकर ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के लिए जिसने सीधे तौर पर आतंकवादी हमला किया है, तो फिर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते, मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही था? हाँ कह सकते हैं। हम नमाज अदा करता था? हाँ नमाज पढ़ता था। वो कभी धर्म की बातें की? कभी भी? चूंकि उसने नहीं किया ज़्यादा। कोई परिवार में कभी सुना आपने कि उसने कभी किसी के बारे? परिवार उसका रिलीजियस था ये हम जानते हैं, मम्मी और ये ज़्यादातर वो लोग अपने में ही लगे रहते थे। हम बहुत अकेले वहाँ थे, मेरा किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। तो सुन लिया नदीमुद्दीन साहब आपने, बीवी से तो जानते हैं ना आप कि 24 घंटे में कभी कोई पर्दा होता नहीं है, और वो पत्नी कह रही है कि साहब मुझे तो नहीं लगता, मेरे साथ तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो, वो तो बिल्कुल ठीक था। हाँ कट्टरता जरूर उस पर भरी हुई थी, और आप सर उसी का बचाव कर रहे हैं, क्यों? ये क्या मजबूरी है? देखिए ये जांच का विषय है, उसने जो हरकत किया वो निंदनीय है, उस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके लिए हम समर्थन करते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये कहना कि वो किसी से मुतासिर होकर के किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। उसके लिए सारे तथ्य हैं, सबूतों की जरूरत है, उस पर जांच होने दीजिए और जांच में जो होगा उस पर कार्रवाई करिए। कोई मंदिर पर हमला करने का कोई समर्थन नहीं करता है। ये रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, अगर उसने इसी घटिया हरकत की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई किसी से मुतासिर होकर के किया है, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद अगर जिससे मुतासिर हुआ है उस पर भी कार्रवाई करिए। सर तो जांच जब तक मुकम्मल नहीं हुई है तो कम से कम इस बात को स्वीकार तो कीजिए ना कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसी दिशा में तो जांच चल रही है। आप तो पहली लाइन में ही शुरुआत ये करते हैं, पहले आप कहते हैं कि साहब वो तो बीमार है जी, उसके फादर कह रहे हैं वो तो मेंटली अनस्टेबल है। अच्छा जब पत्नी का बयान आ जाता है तो अब आप ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हाँ उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन और लोगों को क्यों घसीट रहे हो? क्यों ना घसीटा जाए? प्रेम शुक्ला जी, अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो जाकिर नायक के बयान YouTube पर सुनता था, अगर वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना, और रेडिकलाइजेशन को लेकर सवाल पूछा जाएगा। यही तो वो बड़ा खतरा है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त घिरी हुई है और भारत भी इसे लेकर सतर्क है। प्रेम शुक्ला जी। जी निश्चित तौर पर रुमाना जी, जिस तरह से विविध आतंकवादी तंजीमों के लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रेरित हुए हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरों को सुनकर वो आतंकवाद में संलिप्त हुए हैं,
ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ वैश्विक समुदाय ने कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि कुछ इस्लामिक तंजीमें वो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथ फैलाने वाले आतंकियों को तैयार करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनके विरुद्ध अगर जांच की कोई प्रक्रिया प्रारंभ हो तो उनको बुरा लग जाता है, वो उसके समर्थन में तर्क देना शुरू कर देते हैं। इस तरह के तर्क देने की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग जो कट्टरता का प्रसार कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को तैयार करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध बोलने से जो संकोच करने वाली जमात है वह निश्चित तौर पर मुस्लिम जमात का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कि मुस्लिम समुदाय के सामान्य लोगों के विरुद्ध लोगों के मन में जो है नफरत पैदा करने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों के समर्थन में तर्क गढ़ने से बाज नहीं आते। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है अतीकुर रहमान को अब आना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज अब मिल रही है तो जवाब दीजिए सर, क्या डर नहीं लगता है? ये जाकिर नाइक जैसे लोग जो हजारों किलोमीटर दूर देश से बाहर बैठे हुए हैं और वहां से इस तरीके के बयान देते हैं जिसकी चपेट में आकर हमारे युवा देखिए सर क्या करते हैं, अपने ही घर में, अपने ही देश के अंदर घुस जाते हैं धारदार हथियार के साथ और अपने ही जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हीं पर वार करने लगते हैं। क्या सर इस तरीके की घटनाएं आपको डराती नहीं है अतीकुर रहमान? जी उमाना जी, बहुत डर लगता है मुझे उन घटनाओं से जब अधर्म संसद के अंदर खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम कहने का ऐलान किया जाता है। उस धर्म संसद के अधर्म संसद का मेंबर जो कि बेल पर छूट के बाहर आता है और कल से फिर से अपनी जहर बोलने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। डर लगता है मुझे उन रेडिकलाइज एलिमेंट से हर कम्युनिटी के अंदर जो इस तरह की भावनाओं को सोशल मीडिया पे रोजाना, हर घंटा, हर दिन इन चीजों को बिखेरते हैं और उसके अंदर एक हमारी रूलिंग पार्टी की रिजीम है जो कि उनका समर्थन करती है। अमित मालविया ने यहां तक के मजूमदार शो, किरण मजूमदार शो, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसके खिलाफ भी कम्युनल एंगल देके उनको रिट्वीट किया। बहुत डर लगता है मुझे उमाना जी, और इस डी-रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा सरकार को, और हम आश्वासन देते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे। डी-रेडिकलाइजेशन सोशल एलिमेंट्स में से देखिए इनका रूढ़िवाद। सुन लीजिए अतीकुर रहमान साहब, ये जो मुर्तजा का जहर है, मुर्तजा के जहर का जवाब धर्म संसद के जहर से आप दे रहे हैं। आप ये कर रहे हैं, आप जहर का जवाब जहर से दे रहे हैं सर। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रही हूं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर कि एक आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ बच्चा जिसने केमिकल इंजीनियरिंग की, जिसके पिता जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर हैं, जिसके चाचा जो हैं वो डॉक्टर हैं, एक पढ़ी लिखी फैमिली का लड़का जिसके लिए कहा जाता है कि साहब ऐसे बच्चे जो हैं वो फोकस्ड होते हैं, वो बरगलाए में नहीं आते हैं, सर वो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया। क्या ये आपको डराता नहीं है? और वो भी इस वजह से क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स जाकिर नाइक जो इस तरीके की आग उगलता है, इस तरीके से उकसाता है कि एक नौजवान नौकरी वोकरी छोड़कर हाथ में हथियार उठा ले। ये आपको नहीं डरा रहा है सर? आप धर्म संसद के जहर पर चले गए। उस पर भी मैं चर्चा करती हूँ सर, उस पर जब मैं चर्चा करूंगी तो आपको जरूर बुलाऊंगी, लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही हूँ प्लीज उस पर जवाब दीजिए और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए सर। उमारा जी, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है और इस आग को बुझाने का काम हमको करना है, आपको करना है, सबको मिलकर करना है जी। अगर आप एक समुदाय को एक कॉर्नर करके उसको डिमोरलाइज करना चाहती हैं, डेमोनाइज करना चाहती हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, 7 साल हो गए, 7 साल में जाकिर नाइक मैंने इसीलिए कहा सर कि मैं उस मुद्दे पर भी चर्चा करती हूं और मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं एक समुदाय को डिमोनाइज करूं या कॉर्नर करूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं सर कि अगर खामी है, अगर गलती है, अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी तो पहले आपकी है ना सर, समाज के भीतर से है ना सर। आप यहां पर आईना दिखाने का काम करें और आप खुद ही कह रहे हैं सर कि आग लगी हुई है, तो जरा आग बुझाने का काम कीजिए ना सर। ये कहकर कैसे काम चलेगा कि वहां पर भी तो देखिए, वहां पर भी तो आग लगी हुई है, वहां पर भी तो देखिए, वहां पर भी तो जहर की खेती हो रही है। पहले अपने यहाँ जो जहर की खेती हो रही है सर, जरा उसकी तो जड़ें काटिए ना, उसकी तो जड़ें काटिए ना सर। क्या हुमानी जी, आपके पास कोई ऐसा तत्व है जो ये साबित करता है कि हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं,
हमारे उलमा ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। कल जब अजान का मामला आया तो हमारे उलमा जाकर हमारे आपके जवाब से आपको सुन रहे होंगे अभी भी, आपको सुन रहे होंगे अभी भी मेरे कई दर्शक, आपको सुन रहे होंगे अभी भी कई युवा। आप यहां से इस मंच के जरिए उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर सकते थे, लेकिन आप जवाब क्या दे रहे हैं? आपकी भाषा का लहजा ये कि पत्थर का जवाब पत्थर। ये नहीं हो सकता है सर, गांधी के देश में ये मुमकिन नहीं है। ये देश संविधान से चलता है सर, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानती हूं। मैं जरा सा विशाल जी का रुख करूंगी। विशाल जी, क्या ये कहकर कि साहब उधर से भी तो इसी तरीके के हमले होते हैं, वहां पर भी तो ऐसे ही जहर उगला जाता है, क्या आप डिफेंड कर सकते हैं इस हरकत को? कतई नहीं मेरे ख्याल से। विशाल जी। रोमाना जी, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि देखिए आपके प्रश्न का जवाब किस प्रकार से इस भाषा में दिया गया कि पत्थर का जवाब पत्थर होता है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं इनसे उम्मीद करता था कि ये ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करें। इस्तेमाल नहीं किए, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए उमरा जी, सॉरी मुझे डिबेट छोड़ना पड़ेगी, मुझे डिबेट छोड़ना पड़ेगी। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, सॉरी। आपने निंदा किया, ऐसे निंदा क्विट करने से काम नहीं चलेगा ना अतीकुर रहमान साहब, क्विट करने से काम नहीं चलेगा अतीकुर रहमान साहब। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में संवाद से ही रास्ता निकलता है। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ अतीकुर रहमान साहब, सवालों का सामना कीजिए, सवालों से बचिए मत। यहाँ मेरा मकसद आपसे सवाल पूछकर आपको कॉर्नर करना या किसी कम्युनिटी को डिमोनाइज करना कतई नहीं है सर। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। मैं यहाँ जो सवाल लेकर आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ ताकि जो युवा इस तरीके से भटक रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, आतंकी राह पर चल पड़े हैं, उनको आप संभाल सकें, उनको आप पहले ही सही राह पर ला सके। यही मकसद है मेरा ये शो करने का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गोरखपुर हमले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर में मुर्तजा अब्बासी का कमरा पुलिस ने सील कर दिया है। कमरे से कई सबूत और दस्तावेज मिलने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो कमरा जहां ठहरा हुआ था मुर्तजा अब्बासी, वो कमरा पुलिस ने सील कर दिया है और उस कमरे से कई और सबूत और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। देखिए, पहले ही पुलिस की तरफ से बताया गया है कि एक तो वो हथियार था जो इस आरोपी के हाथ में था, इसके अलावा इसके बैग से 2 और हथियार भी मिले हैं। और जिस तरीके से आज जब चर्चा की शुरुआत हमने की है तो एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल जो लोन वुल्फ अटैक होता है पूरी तरीके से उसे परिभाषित करता हुआ ये हमला जो गोरखपुर में देखने के लिए मिला, जिससे कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस में था ये आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर लड़का जो आतंकवाद का इंजीनियर बनने की राह पर चल पड़ा था। इसी पर हम चर्चा करें। आइए डॉक्टर विशाल, और मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि मैं चाह रही थी कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत करूं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब अब हमारे पैनल में हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर विशाल। देखिए रोमाना जी, बात यह है कि ये सोच, ये नजरिया डेवलप कहां से होता है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रेडिकल एलिमेंट होते हैं जो चीजों को रेडिकलाइज कर रहे होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उस रेडिकलाइजेशन के जवाब में ये ना कहकर कि नहीं आग लगी हुई है, अरे आग लगी हुई है तो जो लोग आग लगा रहे हैं उस पर काम करने की जरूरत है ना। आप मुझे बताइए कि जय पढ़ा लिखा लड़का आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है और तमाम रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं कि किस प्रकार से वो लगातार जाकिर नाइक के टच में था, किस प्रकार से लगातार वो आईएसआईएस के संपर्क में था, किस प्रकार से लगातार वो उन चीजों से प्रभावित हो रहा था। इतना सबूत आने के बाद भी यदि ये कहा जाए कि नहीं आग बराबर लगी हुई है तो इससे क्या मैसेज जाता है? आज आगे बढ़कर ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है जो अलगाववादी तत्व हैं, जो रेडिकलाइज एलिमेंट हैं, उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि नहीं आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये लोग बैठकर चंद बातें कहकर आपको आतंकवाद की भीड़ में झोंकना चाहते हैं। जाकिर नाइक के आप जरा डिबेट तो सुनिए, क्या तकरीरें वो पेश करते हैं। वो कहते हैं आतंकवादी बनना चाहिए, अब देखिए वो कहते हैं जबरदस्ती धर्मांतरण कराओ। ऐसी बातें जब समाज में जाएंगी और जो युवा है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उसका जवाब ये नहीं है कि आग लगी हुई है, उसका जवाब ये है कि ऐसे लोगों को समाज के आगे बढ़ के आना चाहिए, उस धर्म के लोगों को, कि नहीं
ये गलत है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। आप सही कह रहे हैं सर, और इसी वजह से जो सवाल मैं आज चर्चा में लेकर आई हूं कि साहब एक पढ़ा लिखा लड़का IIT बॉम्बे से जिसने केमिकल इंजीनियरिंग की हो, वो जब आतंकवाद के रास्ते पर बढ़ चले, वो जब आतंकवाद का इंजीनियर बन जाए, तो फिर क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि साहब आखिरकार उसका माइंड वॉश किसने किया, आखिरकार उसके जहन में ये जहर का बीज किसने बोया, वो कौन जिम्मेदार हैं और उन्हें क्यों ना कटघरे में खड़ा किया। चर्चा कर रहे हैं कि गोरखपुर के हमले का आरोपी केमिकल इंजीनियर से आतंकवाद का इंजीनियर कैसे बन गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए अतीकुर रहमान साहब जो अब एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, अच्छा लग रहा है दोबारा से आपको देखकर। आप अपनी बात जो रखना चाह रहे थे सर वो रखिए। मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूँ कि आपको क्या लगता है आखिरकार जहर जो भरा है मुर्तजा के जहन में, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हुमारा जी, मेरी ये हस्ती नहीं है कि मैं इन चीज़ों को पूरी तरह से आपके सामने रख पाऊं, क्योंकि ये स्टेट एजेंसीज का काम है। मेरा ये अटूट विश्वास है कि मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, क्योंकि हमने सरकारों को इसीलिए चुना है। सरकारों का काम है कि ये डी रेडिकलाइजेशन कैंप चलाएं। CDS रावत साहब ने जब डी रेडिकलाइजेशन की बात की थी तो मैंने सिर्फ इसी पॉइंट पे उनका समर्थन नहीं किया था कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर डी रेडिकलाइजेशन कैंप शुरू होना चाहिए। ये बात आज साबित हो जाती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे IITs, हमारे तमाम वो इदारे जो कि काम कर रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं, और आज सोशल मीडिया के जमाने में क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं इन सब चीजों से, इन सब एलिमेंट से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको समझाएं हमारी अच्छाई और बुराई को। जब तक कि हम इस डी रेडिकलाइजेशन को सीरियसली अपना कर्तव्य मान के नहीं करेंगे, ये काम मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं बीजेपी का नाम लूं, मैं नहीं चाहता कि मैं RSS का नाम लूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी संगठन का नाम लूं टिट फॉर टैट करने के लिए। नो, क्योंकि ये सलूशन नहीं है। सलूशन सिर्फ एक ही है उमाना जी, कि हम अपने युवाओं को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से जूझने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कैसे तैयार करें। बिल्कुल, ये बहस का मुद्दा नहीं है आज। बिल्कुल, बहस का मुद्दा ये है कि हम इन ताकतों से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं सर, और इसी तरीके की बात की आपसे हम उम्मीद भी कर रहे थे। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी भी आपने जिस तरीके से अब अपनी बात रखी है उससे सहमत होंगे। प्रेम शुक्ला जी? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो आतंकवादी तंजीमों का नाम लेने में उनको शर्म लग रही है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लेने से वो शर्माते हैं, क्योंकि हाफिज सईद के विरुद्ध बोलने से उनको शर्म लगती है। ऐसा है क्या? क्योंकि लश्कर झांगवी के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं। मैं जान लेती हूं, क्योंकि वो ना लेते भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उसका नाम वो लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में, अंतर मन में डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रति जो प्रेम है वो गहरे बैठा हुआ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आतंकियों के सरगना के विरुद्ध ना बोलकर ये कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं, ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देती रहे। भाई रेडिकलाइजेशन का जो सोर्स है, हमारा जी मैं जवाब देना कार्रवाई करने के लिए कि अगर आप उनकी निंदा नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं लेंगे, मतलब फिर तो आप डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं जवाब लेती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, क्या प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे हैं? यस जी हुमाना जी, डॉक्टर जाकिर नायक मुर्दाबाद। मैं बीजेपी को हमारे हिंदुस्तान की सरकार के साथ जोड़ना पसंद नहीं करता हूं। हमारी सरकार हमारे पूरे देश की सरकार है, मेरी सरकार है, आपकी सरकार है, वो बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं पूरी कर लूं प्रेम शुक्ला जी? जी आप अपनी बात रखिए। जनता ने चुना है हुमाना जी, हमारे मुंबई के करीब। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, नहीं हमारी औकात ही नहीं है मना करने की। साहब चर्चा कर, आप चुने गए, आप अपना कर्तव्य निभाएं। तो औकात बता रहे हैं आप औकात तो बता दे रहे हैं, चीख कर चिल्ला आप राजधर्म अपनाइए ना साहब। राजधर्म अपनाया हुआ है। देखिए ये उमाना जी, ये औकात फिर नहीं ये कोई तरीका। मैंने तो कहा नहीं। अरे जाकिर नायक मुर्दाबाद मैंने कहा ना। प्रेम शुक्ला जी, मैंने कहा जाकिर नायक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी वो तो जाकिर नायक का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
सर जाकिर चलिए नाइक अच्छा का है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, वो जाकिर नाइक सुनकर का अच्छा समर्थन लगा, नहीं कर रहे। सुनकर अच्छा लगा। अब सवाल ये कि जुबानी ही सही, सुनकर अच्छा लगा। हुमाना जी 10 सेकंड दूंगा मैं। ठीक है आप अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए। हुमाना जी मैं 10 सेकंड सर अपनी दूंगा। बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विक्रम सर का रुख करूंगी जल्दी से। धन्यवाद। अतीक उर रहमान साहब। हुमाना जी, हमारे मुंबई के करीब मुमरा नाम की जगह है, यहाँ पर जब कुछ हमारे युवा सीरिया गए थे, उनकी फैमिली मेंबर्स ने हमारे एटीएस को कंप्लेंट की थी और उनको वापस लाने में पूरी कोशिश की थी। उस वक्त में वहां की औरतों ने यह कहा था कि अगर कोई युवा मुमरा का, मुंबई का, हमारी फैमिलीज का अगर सीरिया या आतंकवाद से प्रेरित हो रहा है तो एक एक युवा के पीछे 10-10 माएं उनके मुंह पे थूकने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने आश्वासन दिया था, मुमरा से ये मैसेज गया था। और उसके बावजूद हमको घेरे में लिया जाता है, कॉर्नर किया जाता है, डेमोनाइज किया जाता है। जाकिर नाइक मुर्दाबाद हमने कई बार कहा है। आज हमारी सरकार असमर्थ क्यों है जाकिर नाइक को वापस लाने में? एटीएस ने उनके चार्जेस को कोर्ट के अंदर क्यों वापस लिया? पूछिए आप प्रेम शुक्ला जी से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अतीक उर रहमान साहब कि आप क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब डेमोनाइज किया जाता है। नदीमुद्दीन जी, यहाँ तो कोई आपको डेमोनाइज नहीं कर रहा है सर, यहाँ तो कोई मतलब आपको ऐसे कॉर्नर नहीं कर रहा है। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्या है उसका समाधान हम बातचीत के जरिए ही निकालें। तो यहाँ तो चर्चा ही कर रहे हैं ना हम सर। तो फिर जब इस तरीके से आप लोग डिफेंसिव होने लगते हैं तो फिर यही कहा जाता है कि सब आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? जो समस्या है उसका सामना कीजिए सर, समाधान की तरफ आगे बढ़िए। डर क्यों या विक्टिम क्यों प्ले करना? देखिए, एक नौजवान की गलती को जी सारे समुदाय से जोड़ करके देखना निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सर सारे एक सेकंड सर, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ सर, सारे समुदाय से जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा ना सर। एक वो शख्स है जो साफ नजर आ रहा है कैमरे पर, जिसके हाथ में हथियार है, जो उस हथियार को लहरा रहा है, और दूसरा जिसका नाम लिया जा रहा है सर, वो नाम जाकिर नाइक का है। अब ना तो मुझे लगता है ये शख्स सारा समुदाय है और ना ही जाकिर नाइक सारा समुदाय है सर। सारे समुदाय में तो सर आप भी हैं, सारे समुदाय में तो मैं भी हूं और बहुत से लोग भी हैं सर। यहाँ तो सर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब जिसके हाथ में हथियार है और वो जो हैंडलर है इस शख्स का जिसके हाथ में हथियार है, इन दो लोगों को लेकर सवाल है। तो फिर ये बात कहां से आ गई कि साहब सारे समुदाय को लेकर आप कॉर्नर कर रहे हैं, सारे समुदाय को आप डिमोनाइज कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे सर, हम तो बातचीत में एंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, डिबेट में एक दूसरे को नीचा दिखाने से समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, चाहे हिंदू के बच्चे इस तरह से हो रहे हैं या मुसलमानों के बच्चे इस तरह से हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी दोनों समुदाय की है। बिल्कुल, जो सामने आकर के निंदा करें और उनका माइंड वॉश करें, उनको बताएं कि तुम्हारी गुमराहियत तुम्हारे समाज के लिए, देश के लिए, तुम्हारे लिए हानिकारक है। मैं कहता हूं कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। क्या अब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के निगरानी में ये नारे नहीं लग रहे थे? नहीं सर, देखिए अभी आप अच्छी बात करते करते आप फिर उसी ढर्रे पर आ गए। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि बच्चे को, मतलब युवा को, ना आप हिंदू की नजर से देखो ना आप मुसलमान की नजर से देखो। अगर वो गलत रास्ते पर है, गुमराह हुआ है, तो फिर उसे गुमराह हुआ शख्स की नजर से ही आप देखो। ये कहते कहते, अच्छी बात करते करते अब आप फिर से उसी पर आ गए। अब आप दूसरे पक्ष वाले नारे मुझे गिनाने लगे। जब सर आप इस तरीके के नारे गिनाने लगते हैं तो फिर आप किसका भला करते हैं, मुझे बताइए? इससे किसका भला होता है? नहीं, आप किसका भला कर रही? आप किसका भला कर रही? आप टीवी डिबेट में मुसलमानों को टारगेट करके आप किसका भला कर रही हैं? सर मैं तो आरोपी को टारगेट कर रही हूँ। आग बुझाइए। मैं तो एक आरोपी को लेकर चर्चा कर रही हूँ सर। मैं मुसलमान को क्यों टारगेट करूंगी? मैं तो पहले ही कह रही हूँ, मैं तो खुद ही मुसलमान हूँ सर। मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है सर। मैं तो यहाँ पर आरोपी की बात कर रही हूँ। एक आरोपी सर जो बदकिस्मती से मुसलमान है, ये मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ। एक आरोपी है वो। आप उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं सर, मैं तो नहीं देख रही हूँ। मैं तो उसको आरोपी की नजर से देख रही हूँ। और आपको इसलिए बुलाया सर क्योंकि वो इस्लाम, जिहाद के इन्फ्लुएंस में आकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इससे तो सर पूरा का पूरा धर्म बदनाम होता है। अब यहाँ पर आकर एक अच्छी बात करने की बजाय आप यहाँ पर अपना एजेंडा चला रहे हैं सर। यहाँ पर आकर कोई सही बात करने की बजाय, कोई सही रास्ता दिखाने की बजाय आप यहाँ पर और आग लगाने का काम कर रहे हैं सर। आपको आग लगाने के लिए तो नहीं बुलाया सर, बात करने के लिए बुलाया मैंने। आपका नहीं, आपका प्रवचन सुनने के लिए तो मैं नहीं आया।
कि आप अपना प्रवचन सुनाती रही और मैं सुनता रहूं। मेरी बात भी तो सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोमाना जी, ये तो नया ज्ञान है। सुनिए, आप प्रवचन देती हैं। चलिए सर, मतलब अच्छी बातें ही कर रही हूँ, तभी इन्हें प्रवचन लग रहे हैं। नहीं, सुनिए आग अगर दोनों तरफ लगी है जी, आग दोनों तरफ लगी है तो बुझाने की जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है सर, तो आप अपनी तरफ की जिम्मेदारी तो निभा लीजिए ना। वही तो कह रही हूँ इतनी देर से, आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। हम निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय और आप सुलगाने के काम में लगे हुए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। नहीं, हम निभा रहे हैं, आपके कहने से नहीं, हम निभा रहे हैं। रात दिन बोल रहे हैं। अच्छा चलिए विक्रम सिंह जी का रुख करते हैं। निंदा कर रहे हैं। ठीक है, विक्रम सिंह जी का रुख करते हैं। विक्रम सिंह जी, यहाँ पर आप हर पक्ष को सुन रहे हैं सर। आपको लग रहा है कि किसी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि साहब ये जो आग लगती हुई नजर आ रही है इसे बुझाया जाए, या हर पक्ष जो है कहीं ना कहीं इस आग पर अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजेंडे के तहत रोटियां सेकने के काम में लगा हुआ है? विक्रम सर। रुमाना जी, मैं बड़ी शांति से धैर्य से मौलाना साहब की और अतीकुर रहमान साहब की बातें सुन रहा था, मैं कुछ मायूस हुआ। अगर हम सिर्फ कानून की बात करें, जो भी दोषी हो, बिना किसी कंपार्टमेंट के, बिना किसी जात संप्रदाय की बात करें, जो दोषी हो, जिसने कानून की हद को लांघा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो तो बाद में पुलिस का काम है तफ्तीश कुनंदा का, कि वो देखे कि उस बिरादरी संप्रदाय से क्या है, उसके ऊपर किसका काला साया पड़ा था। लेकिन काला साया हम नहीं देख रहे हैं, हम काले साया की बात। अतीकुर रहमान साहब ने बड़ा मायूस किया आज मुझे। उनके पीछे किताब है एन ए पालखी वाला की जो लाइब्रेरी है, वी द पीपल। हमारा संविधान इसका निर्धारण करेगा, ना हम ना आप। रुमाना जी, आपने इतनी मरहम लगाने वाली बात की, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज किया क्योंकि हमें वो सूट नहीं कर रही है। यहाँ सूट करने वाली बात नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, जो आप पढ़ रहे हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर, उसी की संग बुनियाद पर यह देश चलेगा। हमारे चाहने से, किसी मजहब या फिरके से नहीं चलने वाला है ये, और न चला था, न चले है, न चलेगा। ये सबके लिए बना है, इस गुलदस्ते में सबके लिए जगह है। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है, देश के विरुद्ध कार्य की है, तो फौरन से पेशतर वो कार्रवाई हो। जाकिर नायक बदमाश था, बदमाश है, अब मैं खुल के कह रहा हूं। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरी ये संस्तुति होगी रुमाना जी, जिन लोगों ने दावतनामा भेज के उनको शांति दूत कह करके नेशनल पुलिस एकेडमी में तकरीर कराई, वो भी दोषी हैं। जो नेता थे, जिन्होंने उनको मंच दिया, वो भी दोषी हैं। जाकिर नायक का पुराना गुनाहगार है ही है, और जहां कहीं भी हो एक्सट्रेडिशन करके उसकी प्रॉपर्टी सब जब्त होनी चाहिए। और जो उसके नाम पे इस्लामिक स्कॉलर बने हैं, उनका भी दिमागी इलाज होना चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन, आपने सही कहा, पूरे हर जगह होना चाहिए। सिंगापुर में, अमेरिका में हो सकता है, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल, विशाल जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी कुछ बात रखना चाह रहे थे। इनकी बात के बाद आपके पास आती हूँ डॉक्टर विशाल। आइए नदीमुद्दीन साहब, आपने सुना? देखिए, जाकिर नायक की कोई समर्थन नहीं करता है। हम जाकिर नायक के निंदा करते हैं। हम तो सरकार से डिमांड करते हैं जाकिर नायक को अरेस्ट करो। कब मुसलमानों ने जाकिर नायक की तारीफ किया है? कब मुसलमानों ने जाकिर नायक का समर्थन किया है? कब हमने आतंकवाद का समर्थन किया है? अगर ये बच्चे बिगड़े हैं, आतंकवादी हो रहे हैं, तो समुदाय की जिम्मेदारी है। हम जैसे लोग उनको समझा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि इस्लाम अमन का रास्ता है, शांति का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से समझना चाह रही थी कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कमी कहाँ रह जा रही है। इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आईआईटी बॉम्बे से जिसने पढ़ाई की, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पर वीडियो देख देख कर जिहादी बनता चला जाता है। और ऐसा वैसा जिहादी कि वो आ जाता है सीधा गोरखपुर, हाथ में हथियार लेकर, और हथियार से वो हमला भी कर देता है सुरक्षा कर्मियों पर। मतलब ये कैसे हो गया, यही तो समझना चाह रही हूँ। देखिए, ये कैसे हो गया, ये सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। किसी वर्ग के युवाओं के अंदर अगर इस तरह की भावना जाग रही है, तो मैं कहता हूं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मुहासबा करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर विशाल, जब वो आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, तो फिर वो सब तो खुले मन से ही हो पाएगा ना। अगर आप पहले ही अपना दिमाग ये कहकर बंद कर लो, या अपने आप को इस होल के अंदर बंद कर लो कि साहब हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें डिमोनाइज किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे सोचेंगे खुले मन से? फिर आप कैसे स्वीकारेंगे अपनी गलती को? फिर आप समाधान की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? डॉक्टर विशाल। रोमाना जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि गलत को गलत ना कह पाना
आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म संसद पर बोलो, फिर धर्म संसद पर क्या रोका जाता है जब 15 अगस्त 2012 को आजादी मार्च निकलता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सवाल किया गया? धर्म संसद को क्यों नहीं रोका गया? क्या सवाल किया गया कि किससे आजादी की मांग हो रही है? मैं बताना चाहता हूँ, केरला में 15 अगस्त 2012 को रोमाना जी आजादी के दिन आजादी मार्च निकलता है। क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि किससे आजादी की मांग कर रहे हैं आप? पूछिए। जंतर मंतर पर राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, जब सवाल क्यों नहीं होता है? जाकिर नाइक की संस्था को प्रतिबंधित करती है, क्यों नहीं सवाल किया जाता है? क्यों नहीं सवाल किया जाता है जब सिमी जो अब प्रतिबंधित है उसके लोग राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, सवाल क्यों नहीं होता? धर्म रोका जाता है, सवाल क्यों नहीं किया जाता? मैं ये पूछना चाहता हूँ बार बार, फिर वहां पर एक तरफा नजरिया या चुप्पी क्यों हो जाती है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है, उसकी निंदा खुले दिल से होनी चाहिए, आगे आकर जवाब देना चाहिए। जो लोग ये बयान देते हो 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम देख लेंगे, उनकी निंदा की गई, खुल के निंदा की गई नहीं ना? लेकिन आज यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम ले लेते हैं। बताइए, और पार्टियां नहीं दिखी जिन्होंने ये काम किया, आजादी मार्च निकाला, जिन्होंने तमाम जवाब दीजिए सर, क्योंकि अगर आतंकवाद के जहर का खात्मा करना है सर, तो फिर कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ बट नहीं सर, कोई एजेंडा नहीं। जी रुमाना जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी हमारी बात इस बात को साबित करने पे आमादा है कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं या हम कड़वाहट को और ज़्यादा कड़वा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। विक्रम जी सिंह जी ने कहा मेरे लिए कि भाई मुझसे वो बड़े ना ये हुए, हताश हुए कि भाई मैंने ये क्या कह दिया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आखिर हमारी कौन सी बात ये चीज़ साबित कर रही है कि हमने उस युवा का, या इससे पहले या इसके बाद में हम उनका समर्थन करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि सरकारों को हमने चुना है अपना काम करने के लिए। सरकारों का कर्तव्य बनता है कि हमको आश्वासन दिलाएं कि ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के लिए हमने ये कदम उठाए। जाकिर नायक ने जो भी कड़वाहट अगर घोली होगी उसको कम करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए? जाकिर नायक को अब तक के वापस क्यों नहीं लाया गया? एनआईए ने अपने चार्जेस क्यों कोर्ट में वापस लिए? इस चर्चा को लेकर आई थी कि साहब सरकारें जो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन एक समुदाय के तौर पर क्या कोशिशें समुदाय के भीतर से की जा रही हैं? क्या समुदाय जो है वो परेशान नहीं होता है इस तरीके की खबरें देखकर, जहां पर आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ एक केमिकल इंजीनियर अचानक से आतंकवाद का इंजीनियर निकल आता है? सर, ये सवाल था जिसे मैं लेकर आई थी और जानना चाह रही थी कि आखिरकार ये जहर का बीज आखिरकार जहन में कौन बो देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।